हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे चैप्टर नंबर 7 आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिज़नेस लॉ की, जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, उसकी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 7 है। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन यानी प्रतिफल कानून के अंतर्गत आते हुए। ठीक है, तो कानून के अकॉर्डिंग प्रतिफल क्या बनता है? प्रतिफल क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ पैसे देंगे आप। मान लो आप किसी से स्कूटर खरीद रहे हैं तो उसके बदले में क्या दोगे? पैसे दोगे उसको, तो वो होती है कंसीडरेशन। देखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज़ कीजिए मैंने स्कूटर खरीदा, उस सामने वाले ने बेचा। सबसे पहले मैंने प्रपोजल दिया उसको, स्कूटर बेच दो, उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया एज अ फ्री कंसेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट पर लॉ जो है चार्ज हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल एलिमेंट है कि जो एक प्रॉपर जो कंसीडरेशन है, प्रतिफल है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंसीडरेशन नहीं आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो एक वाइटल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे कि कानून के अंतर्गत आते हुए कंसीडरेशन कौन कौन से हैं, उसका उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए consideration and object and introduction. Another important element of a valid contract is lawful consideration or object. Bearing a few exception, a contract without consideration or object is termed as a gamble or game of chance. देखिए, अगर आप एक्सेप्शन की बात करते हैं तो बिना कंडीशन के, अगर कंसिडरेशन नहीं, सॉरी, बिना कंसिडरेशन के कोई भी या ऑब्जेक्ट के उस चीज़ को हम मानेंगे गैम्बल या गेम ऑफ चांस। ठीक है, एंड इज़ वॉइड, और वो क्या है? वॉइड होता है। गेम ऑफ चांस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो वॉइड होता है। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट तो क्या रिप्रेजेंट करती है? सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी एंड वट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर वन पार्टी इज द कंसिडरेशन। देखो, दो पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और एक पार्टी का जो ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य है, वो दूसरे का क्या? एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर वन पार्टी इज़ द कंसिडरेशन। और एक पार्टी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंसिडरेशन होगा। सपोज कीजिए मैंने स्कूटर खरीदा, मेरा ऑब्जेक्ट होगा कि मैंने अपना स्कूटर ले लिया, और सामने वाले का ऑब्जेक्ट क्या होगा कि उसने पैसे लेने हैं 50,000 रुपये। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या हुई? प्रतिफल, कि 50,000 के बदले में स्कूटर मिला। उसके लिए कंसीडरेशन क्या हुई? कि स्कूटर के बदले में 50,000 रुपये मिले। ठीक है, तो ये हो गया कंसीडरेशन। ऑब्जेक्ट, दोनों की पार्टीज़ का ऑब्जेक्ट क्या होगा? कंसीडरेशन फॉर द अदर। फॉर एग्जाम्पल, A makes a contract to sell his watch to B for ₹1,000. Here selling the watch is A's object and B's consideration. देखो, वो बेच रहा है तो ए का ऑब्जेक्ट बेचना हो गया, और बी का कंसिडरेशन, भाई उसको पैसे दे के क्या मिलेगा? वॉच मिलेगी। लाइकवाइज द पेमेंट ऑफ 1,000 इज़ द कंसिडरेशन फॉर ए। एक को 1,000 रुपये मिलेंगे तो उसके लिए कंसिडरेशन है, और उसको वॉच मिलेगी तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है बी के लिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन इन एवरीडे लैंग्वेज, कंसिडरेशन इज समथिंग फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को लेना या देना क्या कहलाता है? कंसिडरेशन कहलाता है। अगर देखिए, हम कुछ भी लेते हैं, हम दुकान से सामान लेते हैं, सामान मिल गया, उसके बदले में क्या दिया? पैसे। ठीक है, हमने टीवी लेना है, टीवी ले लिया, उसके बदले में क्या दिया? पैसे। हमारे पास आ गया टीवी और उसके पास चला गए पैसे, ये कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एज पर डेफिनेशन इन सेक्शन 2D, कंसिडरेशन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। कंसिडरेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ द प्रोमिसेस डिज़ायर। देखो,
एक प्रोमीज़र होता है, एक प्रोमीज़ी होता है। तो प्रोमीज़र के डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या है, कंसिडरेशन निकलता है। सपोज़ कीजिए मैंने सामने वाले को ये प्रपोज़ल दिया कि आपका स्कूटर दे दो, ठीक है, और मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा। तो मेरी डिज़ायर क्रिएट हुई, तभी कंसिडरेशन क्रिएट हुआ है। तो वो कंसिडरेशन क्या हो गया, स्कूटर हो गया मेरे लिए, सामने वाले के लिए पैसे हो गए, ठीक है। आगे है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो मूव करेगा फ्रॉम द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमीजी से या किसी अदर पर्सन से। इन दिस नेसेसिटी द कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमीजी, इट मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन। देखो प्रोमीजी तो सिर्फ कंसिडरेशन शुरू होगा और किसी पर्सन पे आ सकता है। इन दिस कनेक्शन द लॉ रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन विच स्टिपुलेट्स दैट इवन इफ द कंसिडरेशन इज नॉट फ्रॉम द प्रोमीजी मस्ट बी अ पार्टी ऑफ द कंसिडरेशन। चाहे कंसिडरेशन प्रोमीजी से नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो प्रोमीजी जो है कंसिडरेशन की पार्टी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसिडरेशन फ्रॉम अ promise, it is immaterial who has furnished it, but a stranger to a consideration will be able to sue only if he is a party to the contract। देखो ये जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही उस कंसिडरेशन को अराइज करे। अगर एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो अगर पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसे भी वो जो भी प्रॉमिस है कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल है, इन द केस ऑफ चेन्नैया वर्सेस रामैया, a father left his entire property to his daughter under the condition that she will pay a certain amount of money annually to her uncle। सारी भाई अपनी डॉटर को उसने सारी अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि भाई एक सर्टेन अमाउंट आपको अपने अंकल को पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके फादर्स के यंगर ब्रदर हैं। डॉटर प्रॉमिस टू पे द एग्रीड अमाउंट एनुअली। डॉटर कहते ठीक है भाई आप मेरे को दे जाओ प्रॉपर्टी और मैं एनुअली इतने इतने पैसे आप चाचा को देती रहूँगी, बट stop doing it after time on plea that no consideration moved from her uncle to herself, but the plea was rejected by the court। लेकिन उसने बंद कर दिया ऐसा, ठीक है, और वो कंसिडरेशन मूव नहीं हुई अंकल तक, मतलब उसने वो नहीं पे करती थी वो अंकल को पैसे, लेकिन जो ये प्ली है ना कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। इट वॉज हेल्ड दैट एन इनडायरेक्ट कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम हर अंकल। ये हेल्ड हुआ कि एक इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मूव हो रही थी फ्रॉम हर अंकल। द लास्ट स्टिपुलेट्स दैट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। देखो ये लास्ट स्टिपुलेट करता है कि कंसिडरेशन के लिए जो स्ट्रेंजर है वो स्यू कर सकता है, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्रेंजर होगा वो स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर कौन हो गया, ऐसे अंकल कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो गए, वो स्यू कर सकते हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो स्यू नहीं कर सकते। कंसिडरेशन में बी ए प्रॉमिस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन जो है एक ये प्रॉमिस हो सकता है कि कुछ काम करना है या फिर उस काम को नहीं करना है, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, उस काम को नहीं करना है। It can be for a negative or positive act. It is positive act the promisee does something at the express wish of the promiser, whereas a negative act the promisee absent from postpone doing something at the wish of the promiser। For example, देखो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव एक्ट दोनों हो सकता है। अगर प्रोमिजी प्रोमिजर के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो पॉजिटिव हो गया एक्ट, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करता तो वो नेगेटिव हो गया एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, A makes a contract to sell his house for 10 lakh to B। In this case, rupees 10 lakh is a positive consideration for A। On the other hand, if A has given a loan of 10 lakh to B to be paid back by a certain date and is thinking of filing a suit because he has not received repayment and is approved by B with a request not to file the suit and accept 1 lakh as interest for 1 year, after which he will repay the loan, he will be negative act which is consideration for A for not filing the suit। अब देखो A ने B को घर बेचना था
10 लाख का घर है, बी ने 10 लाख रुपए पे करने थे, ए ने घर दे दिया, बी ने लेकिन पैसे नहीं पे करे तो उसके ऊपर लोन हो गया। अब वो कहता है कि जी तेरे ऊपर केस करूँगा, लेकिन बी बोलता है कि नहीं, तू ना 1 लाख रुपए एज 1 साल बाद ले लियो मेरे से एज अ इंटरेस्ट के रूप में। तो जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, नेगेटिव एक्ट है, विच इज़ अ कंसिडरेशन फॉर ए नॉट फॉर फाइलिंग द सूट, जिसके जो ए के लिए कंसिडरेशन है कि सूट फाइल नहीं करना। तो 10 लाख रुपए देने ही देने हैं, वो एक अलग कंसिडरेशन है। जो 1 लाख रुपए 1 साल बाद इंटरेस्ट के रूप में देने हैं, वो किस चीज़ का कंसिडरेशन है, वो सूट जो है उसके ऊपर केस ना करने का कंसिडरेशन है, ना कि घर का है। घर का कंसिडरेशन नहीं है, घर का कंसिडरेशन सिर्फ 10 लाख रुपए है, और जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो केस ना करने के लिए। ठीक है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, whereas the English law does not recognize the past consideration. These are briefly discussed in what follows. देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों होता है, लेकिन जो इंग्लिश लॉ होता है ना, उसके अंदर पास्ट कंसिडरेशन नहीं होता। अब पढ़ते हैं पास्ट कंसिडरेशन के बारे में। When a consideration by a party for a present promise was given in the past, जब एक कंसिडरेशन अभी जो प्रॉमिस किया है प्रेजेंट में, उसके लिए कंसिडरेशन पहले ही पे कर दी उसने पुराने टाइम में, पास्ट में, बिफोर द डेट ऑफ द प्रॉमिस की डेट से पहले ही पेमेंट कर दी, इट इज़ सेट टू द पास्ट कंसिडरेशन। इट इम्प्लाइज कंसिडरेशन फॉर हैविंग डन और हैविंग एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए रेंडर a service to B, the latter wants. After a week, B promised to pay 1,000 to A for the service. It is a past consideration and is entitled to promised amount. अब देखो, A ने B को एक सर्विस प्रोवाइड करी और B ने 1 महीने बाद बोला कि मैं इस सर्विस के लिए तेरे को 1,000 रुपये दूंगा। तो अब काम पहले ही हो चुका है। कंसिडरेशन जो ए को सर्विस मिलनी थी, वो कंसिडरेशन उसको पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बी पैसे कब देगा, बाद में देगा। तो जो एक कंसिडरेशन पहले ही आ चुकी है, यानी सर्विस पहले ही मिल चुकी है, तो पास्ट की कंसिडरेशन कहलाएगी। The English law does not recognize a past consideration. According to Anson, a past consideration is a mere sentiment of gratitude or honor prompting a return for benefits received. देखो, पास्ट कंसिडरेशन क्या है, एक तरह से ग्रेटिट्यूड है या फिर किसी का ऑनर है, जो रिटर्न, जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है उसकी रिटर्न दे देगा। लेकिन रियल में कई बार ऐसे होते हैं, लोग सामान ले जाते हैं या सर्विस ले जाते हैं, लेकिन उसके पैसे चुकाने के लिए नहीं आते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन, ए कंसिडरेशन टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग गिवन साइमल्टेनियसली। साथ साथ जो काम हो जाते हैं, भैया 50,000 रुपये लो, स्कूटर दो, ठीक है, वो प्रेजेंट कंसिडरेशन। कैश सेल फॉर एग्जांपल इज द प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब कैश सेल करी है हमने, स्कूटर लिया है और पैसे दिए हैं। फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन द कंसिडरेशन फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर इज टू पास सब्सिक्वेंट टू द एक्ट ऑफ द डूइंग और एब्स्ट्रिंग from doing something is called future consideration. For example, a promise to sell 100 quintal of rice from the coming crop as rupees 800 per quintal to B, and B promised to make a payment for the same within a week of its receipt. It is a case of future consideration. देखो, ए ने बोला 800 क्विंटल तेरे को गेहूँ दे दूंगा मेरी फसल होएगी, जब जो आने वाली फसल हो रही है, 100 क्विंटल दे दूंगा राइस तेरे को, जो भी है गेहूँ या राइस जो भी है, और 800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। बी बोला ठीक है, जैसे मेरे पास रिसीव होंगे तेरे राइस, तो मैं तेरे को 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे दूंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डिसाइड हो गई है कि 100 क्विंटल आने हैं, 800 रुपये के हिसाब से आने हैं, उसके पास राइस जाएंगे और उसके पास पैसे जाएंगे। ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, रियल एंड सर्टेन। कंसिडरेशन लीगल भी हो सकता है, रियल हो सकता है और सर्टेन होगा, मतलब हो सकता है नहीं, सॉरी, होगा। कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, मतलब कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप जो हमारे इंडिया के अंदर कोई चीज़ बैन है और उसके लिए कंसिडरेशन अगर आप रेडी कर रहे हो तो वो अनलॉफुल हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। तो इलीगल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और सर्टेन, निश्चित होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। A contract wherein the consideration is illegal, unreal or certain is void. अगर एक कंसिडरेशन इलीगल होती है
अनरियल होती है, अनसर्टेन होती है, तो वो वॉइड होगा, ठीक है, वॉइड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। The parties to such contract cannot take the recourse of law to enforce their rights. For example, if A promised to pay 10,000 to B to beat up C against whom A has a grudge, इन्हें प्रॉमिस किया है कि बी को 10,000 रुपये देगा कि तू सी को पीट दे जाके, क्योंकि उसकी ग्रजेस, पर्सनल ग्रजेस चल रही है उसके साथ में। इट वुड बी इलीगल कंसिडरेशन फॉर बी टू एक्सेप्ट बिकॉज ही डज बीट अप सी एंड ए रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ही कैन नॉट टेक द रिकॉर्स ऑफ लॉ टू गेट। इसके लिए अगर वो मान लो ए उसको पीटने के, वो पीट देता है लेकिन ए उसको पीटने के पैसे नहीं देता, तो वो लॉ के पास नहीं जा सकता भाई कि भाई मेरे को उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला था, ठीक है, क्योंकि उसकी जो कंसिडरेशन थी वो इलीगल थी, अनरियल थी और अनसर्टेन थी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जो नहीं है कि एडिक्वेट हो। एज सेड अर्लियर द कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, कुछ मिलेगा रिटर्न में। द समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन, जो नहीं है कि जो चीज़ दी है उसकी सेम इक्वल मिलेगी। द लॉ प्रोवाइड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन सो लॉन्ग देयर इज अ कंसिडरेशन। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट्स बीइंग एडिक्वेट। लॉ ये नहीं बताता कि प्रॉपर एडिक्वेट होना चाहिए एज पर सेक्शन 25, बट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ए कंसिडरेशन, लेकिन होनी चाहिए जरूर कंसिडरेशन, एडिक्वेट हो या ना हो जरूरी नहीं है। An agreement does not become a void because of the consideration not being adequate. जो एग्रीमेंट है वो void नहीं होगा कि भाई कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है आपकी, तो भाई को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको void बोल दो, उसको रद्द कर दो, नहीं। If A decide to sell his car valued at 1,00,000 for 10,000 to B, it is his free consent and agreed will be deemed to be contract। देखो ए ने सेल करने कार 1,00,000 रुपये की वैल्यू है, लेकिन वो 10,000 रुपये की सेल कर रहा है, तो अब वो एडिक्वेट नहीं है कंसिडरेशन की, भाई कार की वैल्यू वैसे तो 1,00,000 है लेकिन 10,000 की बेच रहा है, एडिक्वेट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। जरूरी नहीं कि वो एडिक्वेट वैल्यू के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्शंस आ गए। देखो हमने यहाँ बोले हैं कि भाई बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट होंगे नहीं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शंस है, कुछ हो सकते हैं। देखो, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट For a contract to be legally valid, it must have a consideration and an object. Otherwise, the contract is wager or an gamble and is void from the legal point of view. देखो, लीगली वैलिड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन बीच में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वेजर कहलाएगा या गैम्बल कहलाएगा, जुआ कहलाएगा, ठीक है। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो void कहलाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन इज अ टर्म विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न और क्वाइड प्रो क्यू, भाई किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को करना जो है कंसिडरेशन है। इफ़ देयर इज़ अ नो कंपनसेशन इन रिटर्न फ्रॉम अ प्रॉमिस, देयर इज़ अ नो लीगल ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी प्रॉमिस के रिटर्न में कोई कंपनसेशन है ही नहीं, तो देयर इज़ अ नो लीगल ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं बनता, कोई उत्तरदायित्व भी नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। For example, A promised to present a watch to B on his birthday. If A does not do that, A cannot sue A because there is no consideration for A for his promise made to B. But if A makes an offer to sell his watch to B for 200 rupees and B accept the order, rupees 200 is the consideration for A and watch is the consideration for B. देखिए, अगर यहाँ बोल रहे हैं हम एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ए ने प्रॉमिस किया है कि बी के बर्थडे पे वो उसको वॉच गिफ्ट करेगा, तो अगर मान लो उसने वो गिफ्ट जो है वो नहीं दिया उसके बर्थडे पे, तो बी उसको स्यू नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कंसिडरेशन नहीं है कि भाई उसको कुछ पैसे पे करने हैं और उसको भाई क्या कहते हैं वॉच लेनी है। यहाँ पर बीच में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको स्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एग्रीमेंट हुआ है कि ए उसको सेल करेगा वॉच और बी उसको पैसे देगा, तो भी उसको स्यू कर सकता है अगर वो उसको ए वॉच नहीं प्रोवाइड करता।
According to Section 2D of the Indian Contract Act, if at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done an absent from doing or does or absent from doing or undertakes to do or absent from doing something, then such doing or abstaining from doing becomes the consideration for the promise. तो देखो, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रोमिसर के डिज़ायर पर प्रोमिसी कोई काम करता है या फिर नहीं करता तो वो क्या है, कंसिडरेशन कहलाता है प्रॉमिस का. ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड ओनली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन होगी तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. इफ देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ mere promise and its acceptance does not constitute a contract. देखो, अगर बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ प्रॉमिस के रूप में ही रह जाएगा. For a lawful obligation between the parties to a contract to exist, consideration becomes an essential element of a contract. अगर किसी भी प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन को डालना बहुत ज़रूरी है. एक वैलिड एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन. अगर लॉफुल कंसिडरेशन उसके अंदर नहीं है तो वो सिर्फ एक प्रॉमिस बन के रह जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो एक लॉफुल कंसिडरेशन है वो एक वैलिड एलिमेंट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है. अब ये देखिए, एक्सेप्शन टू द रूल. It has been mentioned earlier that a contract is void if there is a no consideration. हमने बात करी है कि consideration नहीं है तो contract void हो जाएगा for the parties. But Section 25 of the Act follows some exception to this vital law of contract. लेकिन कुछ exception है, यानी consideration नहीं है तभी भी वो valid contract बनेगा. A contract can be a valid act even without consideration in the following situation. देखो situation देखो क्या क्या. First, when the promise is made out of natural love and affection. जो प्रॉमिस अगर मेड हुआ है लव के रिटर्न में, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इज मेड बाय एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर. इट फॉलोज देयरफॉर दैट द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर सच अ कॉन्ट्रैक्ट सच एग्रीमेंट. देखो, लव और अफेक्शन का अगर एक रिलेशनशिप है तो उनके लिए चार एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के लिए चार एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कंप्लीट होने चाहिए. अगर वो कंप्लीट होंगे तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. चार एलिमेंट कौन से हैं? द एग्रीमेंट मस्ट बी रिटर्न में होना चाहिए, द एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द प्रिवेलिंग लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी इंटीमेटली, जो पार्टीज़ जो हैं उस एग्रीमेंट की वो उन दोनों की इंटीमेटली मतलब बहुत करीबी रिलेशनशिप होने चाहिए उनकी. देयर मस्ट बी लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी, और पार्टी के बीच में लव और अफेक्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू गिव 2 लाख टू हिज सन बी बिकॉज ऑफ हिज लव एंड अफेक्शन फॉर द लेटर. ए मेक्स द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड द सेम. रिटर्न में लिखा और रजिस्टर करवा दिया उसको. The promise in this case is valid contract because of the every near relationship between the two. तो love and affection के बीच में यहाँ पर अब उसने बेटे को 2 लाख रुपये के बदले में कुछ भी नहीं लिया, लेकिन रिटर्न में लिखा है, उसने रजिस्टर करवाया है. इंटीमेट जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में और अफेक्शन है दोनों पार्टीज़ के बीच में, चारों एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. When the promise is made to compensate for voluntary service. देखो, कोई आपने कोई वॉलेंट्री सर्विस ली है, कोई अपने इच्छा के अनुसार सर्विस ली है और जो प्रॉमिस किया गया है उस वॉलेंट्री सर्विस को कंपनसेट करने के लिए किया गया है. देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(2), ए प्रॉमिस टू कंपनसेट wholly or in a part person who has already voluntarily done something for the promisor or has performed an act for which the promisor was legally bound is valid contract even without consideration. But it is essential in this case that the act must have been voluntary. देखो, जो काम किया गया है अपन उसने इच्छा के अनुसार किया है. सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए कि वॉलेंट्री उसने काम किया है, किसी के दबाव में नहीं किया, उसने वॉलेंट्री किया है. एंड डन फॉर द प्रोमिसर हु वाज इन एग्जिस्टेंस व्हेन द एक्ट वाज डन.
और उस प्रोमिसर के लिए किया गया है, उसके एग्जिस्टेंस में किया गया है जब वो काम पूरा किया गया तो वो एग्जिस्टेंस था। एंड मस्ट नॉट हैव बीन डन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी कंसिडरेशन, और काम किया गया है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि भाई ये मैं काम करूँगा, ये सर्विस को दूंगा तो मुझे ये कंसिडरेशन देगा, ठीक है। देयर कैन बी टू इंस्टेंस इन सच सिचुएशन, दो इंस्टेंस हो सकते हैं। देखो, मान लो मैंने किसी के लिए कुछ काम किया और विदाउट एक्सपेक्टेशन किया कि भाई ये उसको मुझे बस कोई पैसे देगा, तो वो काम भी वैलिड कहलाएगा, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। देखो, when there is a promise to partially or completely indemnify a person who has voluntarily done something for the promiser। देखो, एक प्रॉमिस होता है, पार्शली या कम्प्लीटली इंडेमनीफाई किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा उस पर्सन को, बचाया जाएगा उस पर्सन को जिसके लिए जिसने हमारे लिए अपनी इच्छा से कुछ काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फाइंड्स बी's पर्स, ए को बी का पर्स मिला एंड गिव्स इट टू हिम, और उसने उसको दे दिया। एंड बी प्रॉमिस टू पे 100 रुपये टू ए, और बी ने प्रॉमिस किया कि वो 100 रुपये देगा ए, क्योंकि ए ने उसका पर्स मिला है। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बी हैज़ वॉलंटरी डन समथिंग फॉर ए। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि बी ने अपनी इच्छा से उसके लिए कुछ किया है, वो कोई भी कंसिडरेशन के बारे में सोचने के बजाय, मतलब विदाउट वही उसने कोई भी ये सोचा कि उसके एक्सेप्शन उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये हो गया हमारा व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस। व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू पे ए टाइम बेयर डेप्ट, प्रॉमिस किया गया है कि टाइम बेयर डेप्ट कंप्लीट टाइम पे दिया जाएगा, उसके बेस पे। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3) ए प्रॉमिस बाय ए डेटर, जो देनदार है उसने प्रॉमिस किया टू पे टाइम बेयर डेप्ट इज एनफोर्सेबल प्रोवाइडेड it is made in writing and is signed by the debtor or his agent generally or specially authorized on his behalf। वो रिटर्न में होगा और दोनों के द्वारा साइन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए owes 1 lakh to B but the debt is time beared है under the law of limitation। Even so, if A gives a written promise to B to pay 50,000, it is deemed a valid contract। तो A ने अगर रिटर्न में 1 लाख रुपए देने हैं, लेकिन A ने रिटर्न में लिख दिया कि 50,000 रुपये में काम चल जाए, 50,000 रुपये तो मेरे को दे दे, और तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। जो वैसे 1 लाख देने हैं लेकिन 50,000 में काम हो जाएगा। When the contract is of agency, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो according to section 185 of the Indian Contract Act, no consideration is necessary in a contract of agency। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ए पर्सन हु वर्क्स एज एन एजेंट फॉर अनदर is not legally entitled to a consideration unless there is an agreement to such effect between the concerned party। एक पर्सन जो एक एजेंट के रूप में वर्क कर रहा है एजेंसी के लिए, वो कंसिडरेशन के लीगली एंटाइटल्ड नहीं होगा जब तक कि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा और लिखित में नहीं होगा वो, ठीक है, तब तक। When the contract is for gratitude bailment, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना है, अपनी कृतज्ञता दिखानी है, और बेलमेंट के रिगार्डिंग है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ए बेलमेंट अराइजेज when one person, the bailor, transfers his possession to another person, the bailee, on the condition that the bailee will restore such possession to the bailor after the purpose for which the transfer was made in accomplished। देखो, मान लो मैंने किसी की स्कूटी मांगी, ठीक है, बेलर और बेली का कॉन्टैक्ट किया मैंने कि स्कूटी मांगी तो मैं 2 दिन बाद दे दूंगा तेरे को, तो सच मैंने उसकी पोजीशन ट्रांसफ़र कर दी 2 दिन बाद, तो वहाँ पर कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी व्हेन सच बेलमेंट इज ग्रेचुअस। तो मैंने ग्रेचुअस के बेस पर, यानी कि मेरा वो दोस्त था, घनिष्ठ मित्र था मेरा, मैंने उससे स्कूटी ले ली, ठीक है। तो अब यहाँ ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि हम दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पर बेलर और बेली का कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट के अंदर आ गया। बस यहाँ पर क्या होगा, 2 दिन बाद मैंने स्कूटी देनी थी, 2 दिन बाद यूज़ करके मैंने उसको स्कूटी दे दी, कंसिडरेशन है ही नहीं बीच में, क्योंकि ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। लाइक व्हेन ए लैंड्स इज फर्नीचर टू बी ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द लेटेस्ट डॉटर। मान लो ए ने अपना फर्नीचर दिया, कुर्सी वगैरह, मेज वगैरह दे दिया, भाई यूज़ कर लियो, फिर बाद में दे दिया, उसकी बेटी की शादी थी तो उसने यूज़ करके वापस दे दिया, इसमें मुझे कंसिडरेशन है ही नहीं। व्हेन द प्रॉमिस इज़ फॉर अ गिफ्ट और डोनेशन,
अगर आपने प्रॉमिस किया है कोई गिफ्ट देना है, डोनेशन देनी, चैरिटी के रूप में दान देना है, तो उसके बदले में मान लो आपने दान देना, डोनेशन देना, उसके बदले में कुछ लोगे? नहीं लोगे, कंसिडरेशन होएगा ही नहीं वहाँ पे। गिफ्ट देना, गिफ्ट के बदले में कुछ लोगे? नहीं, कंसिडरेशन नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। ठीक है, अब आके देखिए एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। हमने यहाँ बात करी थी कि भाई कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट अमाउंट या एडिक्वेट वैल्यू के इक्वल हो। अब यहाँ पे एडिक्वेसी के बारे में बात करते हैं। अ वाइटल क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसिडरेशन इज व्हाट इज़ एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, कि भाई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या है। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट में कंसिडरेशन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द जो चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं उसके इक्वल आएगा। द एक्ट गिव्स नो आंसर टू इट सिंस द क्वेश्चन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज मोर रिलेटेड टू द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैन टू द लॉ गवर्निंग इट। इट इज़ द पार्टीज हु मेक द डिसीजन टू द एडिक्वेसी ऑफ द। देखो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉ बाउंड नहीं होता एडिक्वेट कंसिडरेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो पार्टी है वो अपने अकॉर्डिंग ही एडिक्वेसी सेट करती है। मान लो मेरी कार है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की, लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं 90,000 रुपये में निकाल दे भाई इसको। वैसे 1 लाख की वैल्यू है, लेकिन एडिक्वेसी मैंने खुद ने सेट करी है, क्योंकि यहाँ पर लॉ बाउंड नहीं होता एडिक्वेसी के ऊपर, तो मैं 90,000 रुपये में भी अपनी कार को सेल कर रही हूँ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हमने बात करी थी कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो स्यू कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टी के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, यानी कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था आपको, ए है एक फादर, बी है डॉटर। देखो एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, ये फादर है और ये डॉटर है। ठीक है, अब फादर ने अपनी बेटी को बोला है मैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहा हूँ, और तू आने वाले टाइम पे जो सी है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, सी को एनुअली कुछ पैसे देती रही हो। मान लो बोल दिया उसने एनुअली अपने चाचा को, छोटे चाचा जो मतलब छोटा भाई है, जो ए का छोटा भाई है ये, तो इसको एनुअली तू 50,000 रुपये देती रही हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ये सी है इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं है, तो ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। बट लेकिन कंसिडरेशन जो पे करना है, इसको करना है ना, कंसिडरेशन पे करना है। देखो, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इसको पे करना है 50,000 रुपये, तो कंसिडरेशन के लिए तो ये स्ट्रेंजर नहीं हुआ, ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जरूर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर मान लो ये बी है, जो डॉटर है उसकी, सी को पैसे देने से मना कर देती है, तो सी है वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, इसलिए इसको स्यू कर सकता है। ठीक है, लेकिन सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पे वो स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू कर सकता है। ठीक है, देखो, ए पर्सन हु इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता कौन है? पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी स्ट्रेंजर ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट की, सी नहीं है ना पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट की। इट इज़ द जनरल रूल ऑफ द लॉ दैट ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में स्यू और बी स्यूड ऑन मैटर रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्ट्रेंजर में नॉट। ठीक है, स्ट्रेंजर कोई भी होगा, मान लो मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई तीसरी मेरी फ्रेंड आके उसके बीच में स्यू करे, भाई तूने उसको इतने रुपए नहीं दिए, तो उसने तेरे को ये नहीं दिया, और वो नहीं कर सकती स्यू किसी को भी। ठीक है, हम दोनों आपस में कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अजनबी है, स्ट्रेंजर पार्टी है वो, लेकिन हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन देखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू हैव अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। दैट द कंसिडरेशन इज फ्रॉम द प्रोमिसर इज नॉट ऑब्लिगेटरी। द कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट
बट ए पर्सन अदर देन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव द राइट टू स्यू, लेकिन उसको वो स्यू करने का राइट नहीं होता। According to Section 2D of the Contract Act, on the desire of the promisee, the promisee or any other person can provide the consideration. It is therefore clear that the person other than the party to the contract can provide the consideration. दूसरी पार्टी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर सकती है. The person who does not provide a consideration even though he is the party to the contract is deemed to be stranger to consideration. जो पर्सन जो प्रोवाइड नहीं कर रही कंसिडरेशन, चाहे वो पार्टी हो कॉन्ट्रैक्ट की, इज डीम टू, उसको स्ट्रेंजर कहेंगे कंसिडरेशन के लिए, ठीक है. बट सच पर्सन हैज़ ए राइट टू स्यू विद रिस्पेक्ट टू हिज राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन उसके पास ये राइट होगा क्योंकि वो पार्टी है. देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो सी पे करेगा, ठीक है. तो जो बी है वो कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा, तो बी हो गया स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, लेकिन वो स्यू कर सकता है क्योंकि वो, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये ए पार्टी है, ये बी है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो सी पे करेगा. इसने इसको स्कूटर देना है, स्कूटर ये देगा, लेकिन पैसे ये पे करेगा 50,000 रुपये, ठीक है. तो ये पर्सन क्या हो गया, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होगा क्योंकि इसने ना कंसिडरेशन पे करी, ठीक है. लेकिन ये जो पर्सन है ये हो गया कंसिडरेशन पे करने वाला, लेकिन ये हमारा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, ये पार्टी के अंदर नहीं है, तो ये स्यू नहीं कर सकता. लेकिन ये स्यू कर सकता है, चाहे इसने कंसिडरेशन नहीं पे करी, लेकिन ये पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन ये स्यू कर सकता है, ठीक है. एग्जाम्पल देख लो. फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी, सी हु इज़ बीज फ्रेंड पे द प्राइस ऑफ द कार. देखो, सी ने पे किया है, ए की कार है, बी को मिलेगी, सी पे करेगा पैसे टू ए, इवन दो बी इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन. देखो, बी ने पैसे नहीं पे तो स्ट्रेंजर हो गया वो कंसिडरेशन के लिए, इन द सेंस दैट इट हैज़ बिन पेड बाय सी. सी हो गया जो पे करेगा. He is still party to the contract and can sue A for the latter commit a breach of promise. लेकिन B क्या है, पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो वो sue कर सकता है. लेकिन जो C है वो sue नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेंजर टू, सिर्फ वो मतलब पैसे पे कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है. अब ये जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इसके भी एक्सेप्शन है कुछ. देखो, द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द रूल दैट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue. हमने बात करा है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो सी था अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर था, लेकिन उसने कंसिडरेशन पे करी थी, वो स्यू नहीं कर सकता. लेकिन कुछ एक जो एक्सेप्शंस वो ऐसे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है. वेयर ए ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड, जहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट होगा. ए पर्सन इन हुज फेवर ए ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड, जिसके फेवर में ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, कैन एनफोर्स हिज इंटरेस्ट इवन दो ही इज़ नॉट पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जिसके फेवर में ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो स्यू कर सकता है, चाहे वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की. मैरिज सेटलमेंट ऑफ अ माइनर, मैरिज सेटलमेंट करिए एक माइनर पर्सन की, 18 से कम उम्र वाले की, तो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मैरिज सेटलमेंट. मैरिज ऑफ माइनर्स आर कॉमन इन इंडिया. ए माइनर कैन स्यू टू चेंज सच कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट. अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द केस ऑफ खौजा मोहम्मद खान और हुसैनी बेगम is an important example where a Muslim lady sued her father-in-law to recover arrears of allowance payable to her under an agreement between her father-in-law खौजा मोहम्मद and her father at time of marriage. भाई देखो, वैसे तो माइनर तो इसके अंदर मैरिज के सेटलमेंट के अंदर पार्टी नहीं होता क्योंकि माइनर को तो बाहर रखा गया है इसके, लेकिन फिर भी अगर मैरिज के बारे में बात होती है तो माइनर पर्सन भी क्या कर सकता है, जो आउट ऑफ द मतलब आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, पार्टी नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी स्यू कर सकता है इसके अंदर. माइनर का शादी हो रही है तो अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन बंटवारा हो रहा है तब. इफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट is made for the maintenance or marriage of a person, such person has the right to enforce the contract even if he is not a party to it. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेंटेनेंस की या फिर एक शादी कर रहे हैं एक पर्सन की, सच पर्सन हैज़ राइट टू एनफोर्स, उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का राइट है चाहे वो पार्टी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है. एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर एनफोर्सेबल बाय लॉ.
कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। चाहे जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो प्रिंसिपल के आधार पर वो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी वो क्या होगी, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगी। चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर चार्ज, देखो इफ़ ए चार्ज हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द बेनिफिशरी कैन एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट इवन दो ही इज़ नॉट अ पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर कोई चार्ज क्रिएट होता है यानी बेनिफिट क्रिएट होता है पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो वो उसके पास ही जाएगा चाहे वो पार्टी का मेंबर है या नहीं। असाइनिंग, इफ़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट असाइन हिज राइट टू अनदर पर्सन, अगर एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक राइट असाइन करती है अनदर पर्सन के ऊपर, किसी दूसरे पर्सन को अधिकार दे देती है, देन द असाइनी कैन स्यू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट, तो असाइनी स्यू कर सकती है अपने राइट्स के असाइनमेंट पर, एनफोर्समेंट पर। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जाम्पल ऑफ सच एनफोर्समेंट, इस एनफोर्समेंट के एग्जांपल है एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने किसी और को प्रोवाइड कर दिया है तो आप चाहे वो उसको मेंबर है या नहीं, आप उसको स्यू कर सकते हैं। डिफरेंस एज टू कंसिडरेशन बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, इंडियन एंड इंग्लिश लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है कंसिडरेशन को लेकर। Despite similarities in other respects, there is dissimilarity between the Indian and English law so far as consideration is concerned. Consideration के बेस पर कई सारी dissimilarities भी है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंदर देखें। एक्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, अंडर इंग्लिश लॉ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू टाइप्स, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। इंग्लिश लॉ के अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक सील के अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज मैंडेटरी वेयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील इज वैलिड विदाउट ए कंसिडरेशन। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो जो इंग्लिश लॉ के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन सील के अंडर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। The Indian Contract Act under Section 25 stipulates compensation mandatory in any contract. Compensation इसके अंदर होना चाहिए. So does the English law. ठीक है, सिंपल जैसे इसके अंदर होता है हमारे इंडियन लॉ में मैंडेटरी होता है, ठीक है। Adequacy of consideration. Indian and English law both do not recognize the inadequacy of consideration. As per Indian law, inadequacy of consideration does not make a contract invalid. देखो इंडियन लॉ के अंदर अगर कंसिडरेशन इनवैलिड इनएडिक्वेट भी है तो भी वो वैलिड कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। But the law reserves the rights to let the court investigate the adequacy of consideration to determine whether the contract was to free consent. लेकिन लॉ के पास ये राइट जरूर होता है कि वो चेक कर सकता है कि भाई ये फ्री कंसेंट में तो फ्री कंसेंट थी या नहीं थी पार्टी की। भाई मान लो किसी ने 10,000 रुपये में अपना स्कूटर बेच दिया जबकि उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, तो कोर्ट के पास ये राइट जरूर होता है कि उसके बारे में वो छानबीन जरूर कर सकती है कि भाई इसने क्यों इतने कम में ये चीज़ बेची, ठीक है। भाई फ्री कंसेंट में था या उसको डरा धमका कर इतने रुपए मांग गए उससे, ठीक है। English law also stipulates the existence of consideration, but it does not delve into the adequacy of consideration. It only stipulates that there is a consideration. ये भी वही सेम है कि भाई इसके अंदर भी कंसिडरेशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। कंसिडरेशन ऑन हुज बिहाफ, कंसिडरेशन किसके बिहाफ पर होगी। अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन कैन ओनली बी गिवन बाय द प्रोमिजी के द्वारा ही दी जाएगी। अदर देन द प्रोमिजी नोबडी कैन गिव सच कंसिडरेशन। इसमें देखो कोई और अदर थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं पे कर सकती, सिर्फ जो प्रोमिजी है वही कंसिडरेशन पे करेगा। बट इंडियन लॉ परमिट्स अदर पर्सन प्रोमिजी टू प्रोवाइड द कंसिडरेशन, लेकिन इंडियन लॉ में थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन को पे कर सकता है जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। पास कंसिडरेशन, देखो इंडियन लॉ में पास कंसिडरेशन होती है बट इंग्लिश लॉ में पास कंसिडरेशन नहीं होती। पोजीशन ऑफ अ स्ट्रेंजर, इंग्लिश लॉ डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू द स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन वेयर एज स्ट्रेंजर कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन अंडर द इंडियन लॉ। देखो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन को इंडियन लॉ कोई भी पोजीशन नहीं देता, अपने ग्रांट नहीं देता अपने लॉ के अंदर, लेकिन इंडियन लॉ जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन को थोड़े से राइट्स देता है, ग्रांट देता है। अब देखिए आगे अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। देखो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, यानी जो कानून के अंतर्गत आने चाहिए, अनलॉफुल नहीं। जो कानून से बाहर है वो इलीगल होगी, यानी कि हमने बात करी थी कि कंसिडरेशन ऑलवेज रियल, लीगल
एंड सर्टेन। लेकिन अगर इसकी अपोजिट हो जाती है, अनरियल, इलीगल एंड अनसर्टेन हो जाती है, तो वो अनलॉफुल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी देखो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। इट इज़ एन एक्ट इफ एन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। आपने कोई ऐसा कार्य किया जो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ उसको मना करता है करने के लिए, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी, आप उसके लिए सू नहीं कर सकते। मान लो हमारे लॉ के अंदर, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कुछ चीज़ बैन है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप कर रहे हो फिर भी, तो वहाँ पर आप किसी को स्यू नहीं कर सकते कंसिडरेशन पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट है जो आपने किया है वो फॉरबिडन बाय लॉ है। इफ़ एन एक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर लॉ के कोई भी प्रावधान को, आपका कोई एक्ट है उसको डिफीट करता है, लॉ के प्रावधान को डिफीट करा जाता है आपके कोई काम से, तो वो काम जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन के अंदर आएगा, आप स्यू नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, आपने कोई काम किया है, वो लॉ के अकॉर्डिंग फ्रॉड किया है आपने, तो फ्रॉड के अंतर्गत आप जो कंसिडरेशन जो लोगे वो अनलॉफुल होगी, क्योंकि आपने फ्रॉड करके पैसे कमाए हैं। तो उस पैसे, अगर वो आपको कोई दे नहीं रहा है आपको पैसे, तो आप उसके अंतर्गत लॉ को नहीं लेके आ सकते, आप स्यू नहीं कर सकते उस पर्सन को, क्योंकि आपने फ्रॉडुलेंट एक्ट के अंतर्गत आकर वो पैसे कमाए हैं। ठीक है, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, अगर आपने किसी और दूसरे पर्सन को इंजरी करी है, ठीक है, उसको मारा मुरा है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी हत्या ली है, तो उसके अंतर्गत भी आप जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपकी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, और यहाँ पर आप स्यू नहीं कर सकते हो। इफ़ एनी टू पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉजिंग इंजरी टू थर्ड पर्सन, मान लो ए ने बी को बोल दिया सी को मारा, या फिर सी की प्रॉपर्टी मेरे को दिलवा दे, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूँगा, तो वहाँ पर अगर वो पैसे नहीं देता है तो यहाँ पर ये स्यू नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ये काम जो है किसी पर्सन को इंजरी पहुँचाना, उसकी प्रॉपर्टी हत्या लेना, ये सब चीज़ क्या है, अनलॉफुल है। इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए इमोरल, अगर किसी काम को कोर्ट अनैतिक ठहरा देता है, तो उसके अंतर्गत आप जो भी कंसिडरेशन ले रहे हैं वो अनलॉफुल कहलाएगा, क्योंकि जो कोर्ट है वही उसको इमोरल कह रहा है, तो उसके अंतर्गत आप किसी पर्सन को स्यू नहीं कर सकते। आगे है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में है, विरुद्ध है। पब्लिक पॉलिसी इज अ टर्म विच हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप एंड इंक्लूड्स इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर। पब्लिक पॉलिसी के अंदर यही आता है ना, इकोनॉमिकल पॉलिसीज होती हैं, पॉलिटिकल कोई भी रिलेटेड इशू होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। The term as such is not defined in the Contract Act because of its scope and flexibility. It becomes difficult to define exactly what constitutes public policy, but जरूरी हम easily define नहीं कर सकते exactly कि public policy क्या है। But one issue is clear that any contract which is against public interest and does harm to it, or it is against the interest of the country is void. देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो पब्लिक के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो वो वॉइड कहलाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप कर भी लेते हो, तो अगर कोई स्यू करना पड़े आपको, तो आप स्यू नहीं कर सकते उसको। सपोज कीजिए पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है, वहाँ पर आपको एक ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसके अंदर बहुत धुआं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, पब्लिक के लिए वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उसके अगेंस्ट आपको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो एग्रीमेंट कहलाएगा, और आपको वो जो एग्रीमेंट है वॉइड कहलाएगा। ठीक है, देखो सम एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आर डिस्कस्ड इन व्हाट फॉलोज। देखो कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एलियन कंपनी, एलियन एनिमी जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, आपने उसके साथ में कोई एग्रीमेंट किया है, जिस कंट्री के साथ में हमारा वॉर चल रहा है, ठीक है, और आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से ये जो
एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, क्योंकि वो इलीगल है। एन एग्रीमेंट मेड विद एन एलियन कंपनी इन द टाइम ऑफ वॉर इज इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका अपना वॉर चल रहा है, मान लो किसी कंट्री से अपना वॉर चल रहा है और आप उससे एग्रीमेंट कर रहे हो उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, तो वो इलीगल है। एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, किसी के जो कानून के अपराध के रिगार्डिंग उसको बचाने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट इफ़ ए पर्सन हैज़ कमिटेड अ क्राइम ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको प्रोसिक्यूट सज़ा मिलेगी। द लॉ स्टिपुलेट दैट यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, उसके साथ आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। एन एग्रीमेंट नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इज़ एन एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इज़ अनलॉफुल। अगर आप उसको बचाने की ट्राई कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल कहलाएगा। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के अंदर अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो और इंटरफेयर करने में जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो भी एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, अनलॉफुल कहलाएगा। ठीक है, और वो एग्रीमेंट भी अपना एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा, क्योंकि पब्लिक के लिए न्याय जरूरी है और न्याय के अंदर अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो वो पब्लिक के अपोजिशन में कहलाएगा। एग्रीमेंट टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को चेंज करवाना है आपको। एग्रीमेंट विच कर्टेल और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड। अगर आप कोई लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगाया गया है लॉ ने, उसको एक्सटेंड करवा रहे हो तो वॉइड होगा, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि प्रोविजन ऑफ लॉ को, लॉ के प्रावधान को डिफीट करना, हराना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए गिव्स अ लोन ऑफ 10,000 टू बी and makes an agreement that he will have the right to sue B even after 3 years, लेकिन एग्रीमेंट होता है he will have the right, उसके पास राइट है कि वो B को 3 साल बाद भी sue कर सकता है, it would be void agreement, ये void agreement है। एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरिंग पब्लिक ऑफिस और टाइटल बाय ब्राइब, किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी अपना काम कराना ब्राइब देकर, रिश्वत देकर, रिश्वत दिया है आपने और उसमें कह दिया आपको काम करना पड़ेगा, जी मैंने आपको 1 लाख रुपए रिश्वत दी है, नहीं तो आप उसके लिए स्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपने ब्राइब दी है, रिश्वत दी है। ठीक है, अब आपको काम करे या ना करे आप वो स्यू नहीं कर सकते उसको। मैरिज का ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, कोई मैरिज तोड़नी है तो उसमें एन एग्रीमेंट फॉर अरेंजिंग अ मैरिज फॉर अ प्राइस ब्रोकरेज इज वॉइड बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एक मैरिज को अरेंज करना प्राइस के लिए, मतलब दो बंदों ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे को ढूंढ के लड़की दे दी और उसने एक लड़का दे दिया और उनसे प्राइस लिया है, पैसे लिए हैं उस चक्कर में, तो वो वॉइड होगा बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इफ सच ब्रोकरेज इज़ नॉट पेड, अगर वो ब्रोकरेज आपने नहीं पे करी, द ब्रोकर कैन नॉट सू द पार्टी फॉर पेइंग इट, दूसरे पर्सन को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये अगेंस्ट लॉ है। But if the amount of brokerage has been paid and the broker is not able to arrange the marriage, he can be sued for the recovery of the brokerage. लेकिन ब्रोकरेज अगर ब्रोकर को पे कर दी लेकिन फिर वो मैरिज को नहीं करवा पाया तो ब्रोकरेज के लिए आप उसके ऊपर रिकवरिंग के लिए स्यू कर सकते हो, ब्रोकर नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी को के रिगार्डिंग एग्रीमेंट, ए पेरेंट इज द लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, दिस राइट ऑफ गार्जियनशिप कैन नॉट बी बार्टर्ड अवे बाय एनी एग्रीमेंट। ये जो राइट और गार्जियनशिप है उसको आप बार्टर नहीं कर सकते कि भाई ये राइट ले लो और मुझे पैसे दे दो। इफ एन एग्रीमेंट इज मेड अगेंस्ट द पेरेंटल राइट इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर पेरेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो कि मुझे इसके चाइल्ड को मतलब एज अ पेरेंटल राइट गार्जियनशिप दे दो और मुझसे पैसे ले लो, तो वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, एनी एग्रीमेंट दैट टेंड्स टू क्रिएट अ मोनोपोली इज अगेंस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। सपोज करो एक मार्केट में सिर्फ 4 ही दुकानें हैं सेम एक चीज़ को प्रोड्यूस करने वाली और बेचने वाली, और वो एग्रीमेंट कर ले उन 3, एक पर्सन जो है 4 में से एक पर्सन एग्रीमेंट कर ले 3 पार्टी से कि भाई तुम
इस चीज़ को मत बेचो या फिर मेरे अकॉर्डिंग प्राइस पर बेचो। मैंने बोल दिया ये चीज़ अगर 1000 रुपये की बिकेगी तो 1000 रुपये की ही बेचना। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट है और उसको पैसे दे देते हैं उनको, तो वो एग्रीमेंट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल ड्यूटी, मैरिटल ड्यूटी। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज़, कोई भी मैरिटल ड्यूटीज़ के अंदर कोई एग्रीमेंट इंटरफेयर करता है तो वो भी किसके अगेंस्ट होगा, पब्लिक पॉलिसी के। सपोज एनी सच एग्रीमेंट दैट इंटरफेयर विद एन हाइंडर और अ पर्सन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ड्यूटी, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो मतलब मैरिटल ड्यूटीज़ को हाइंडर कर रहा है, उसके बीच में रोक लगा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो वो भी सारे एग्रीमेंट क्या होंगे, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिशन में होंगे। जैसे कि एग्रीमेंट दैट एनफोर्स ए पर्सन टू स्टे विद हिज वाइफ पर्सन, कोई एग्रीमेंट हुआ है जो एनफोर्स कर रहा है पर्सन को कि उसको वाइफ के पेरेंट के साथ में रहना पड़ेगा, तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके राइट को एज अ हस्बैंड, एंड वो क्या होगा, वॉइड होगा। एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, खुद की पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कोई एग्रीमेंट, हमारी लिबर्टी क्या है कितनी है उसको अगर कोई और पर्सन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, अपोज्ड होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। An agreement that unduly restricts the personal freedom of the parties to it is void or as being against public policy, कोई भी एग्रीमेंट है अपनी पर्सनल हमारी फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कोई भी एग्रीमेंट, तो वो भी एग्रीमेंट अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी होगा। एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड रेवेन्यू, एन एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफ्रॉडिंग द रेवेन्यू अथॉरिटीज इज नॉट एनफोर्सेबल, ये एग्रीमेंट किया गया है किसके ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य से कि भाई वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को डिफ्रॉड किया करेगा, वो भी एनफोर्सेबल नहीं होगा, बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द एम्प्लॉयज़ गेट एन एक्सपेंस अलाउंस ग्रॉसली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंस मिल रहा है, एक्सपेंस अलाउंस ग्रॉसली इन एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड, जो एक्चुअली में हुए हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंस मिल रहे हैं, तो वो इलीगल होगा। एंड फ्रॉड ऑन रेवेन्यू अथॉरिटीज़, और फ्रॉड माना जाएगा रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। एग्रीमेंट विद इमोरल कंसिडरेशन, कोई भी एग्रीमेंट है अनैतिक है कंसिडरेशन उसकी, तो वो भी क्योंकि वो अनलॉफुल हो जाएगी इसलिए वो एग्रीमेंट अपोज्ड होगी पब्लिक पॉलिसी के। And any agreement based on consideration which is immoral is void. For example, if person makes an agreement for his daughter to have a sexual relationship with another person and receive some money in return, मतलब सपोज कीजिए वो अपनी बेटी को बेचता है और उससे पैसे लेता है किसी पर्सन से, तो इमोरल है हमारे लिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कोई भी एग्रीमेंट जो क्रिएट कर रहा है इंटरेस्ट जो ड्यूटी के अपोजिट, कोई भी आपकी ड्यूटी बनती है उसके अपोजिशन में अगर आपको कोई मतलब वो ड्यूटी ना करने के लिए आपको कोई पैसे दे रहा है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिशन पे आएगा। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, लिटिगेशन पर्पस का कोई प्रमोशन के लिए इम्प्रॉपर प्रमोशन करा रहा है, मतलब तरीके से लिटिगेशन का काम नहीं हो रहा है, फिर भी उसके लिए एग्रीमेंट हो रहा है प्रमोशन करवाने के लिए, तो वो गलत होगा। दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, ये मेंटेनेंस का और चैम्बर्टी का। मेंटेनेंस का विच इज़ एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू अनदर पर्सन टू ब्रिंग और डिफेंड लीगल प्रोसीडिंग व्हेन द पर्सन गिविंग असिस्टेंस हैज़ नो लीगल इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन इन सच प्रोसीडिंग। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए प्रॉमिस टू पे 10,000 टू बी, इफ़ द लेटर विल फाइल ए सूट अगेंस्ट सी, ए कहता है कि मैं बी को मैं तो 10,000 रुपये दे दूंगा अगर तू सी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दे, एंड बी एग्री, तो बी एग्री हो जाता है उस पर। द एग्रीमेंट बिटवीन द टू वुड बी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बेस पे एग्रीमेंट हो गया। द पर्पज़ ऑफ ए इज़ ओनली टू अनॉय और हरास सी, ए का पर्पज़ सिर्फ सी को हरास करना है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, एंड एनकरेज लिटिगेशन टू कॉज हिम इनकन्वीनियंस, और उसके रिगार्डिंग लिटिगेशन चार्जेस लगाने हैं सी के रिगार्डिंग। आगे है चैम्बर्टी, which is an agreement whereby one party is to assist the other to bring an action for recovering money or property and share the proceeds of such action. The difference between maintenance and chemperty is that in a maintenance agreement, the person giving the assistance
does not have any right. Difference between maintenance and chapter क्या है? Is that is a in a maintenance agreement. मेंटेनेंस एग्रीमेंट और चैम्पर्टी एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? इज़ दैट इन मेंटेनेंस एग्रीमेंट के अंदर द पर्सन गिविंग द असिस्टेंट डज नॉट हैव एनी राइट, जो असिस्टेंट गिर रहा है उसके पास राइट नहीं है, वेयर एज चैम्पर्टी एग्रीमेंट ही हैज़ द राइट टू रिसीव ए शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ लिटिगेशन. देखो उस जो मेंटेनेंस के अंदर ए के पास कोई राइट नहीं था कि उसको कुछ शेयर मिलेंगे, ठीक है भाई, उसको सिर्फ उसका काम ये था कि हरास करना है सी को, लेकिन चैम्पर्टी के अंदर उसको भी शेयर मिलेगा उस चीज़ का. आगे है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट बीइंग अनलॉफुल इन पार्ट. कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बीइंग अनलॉफुल इन पार्ट, किस पार्ट के अंदर अनलॉफुल हो जाती हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, इफ़ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट आर पार्शली अनलॉफुल, कि एक ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन एक एग्रीमेंट के अंदर कुछ एक अमाउंट में अनलॉफुल है, then the agreement is void, तो एग्रीमेंट void कहलाएगा. कंसिडर एन एग्जाम्पल, ए proposes to B to look after a business that deals in legal imports and smuggling and promises to pay. देखो ए बी को बोलता है कि मेरे बिजनेस को देख, जो बिजनेस किसी से डील करता है, कुछ तो लीगल इंपोर्ट करवाता है और कुछ स्मगलिंग करवाता है, ठीक है. एंड प्रोमिसेस टू पे, यानी कि आधा पार्ट तो इलीगल हो गया उसका, आधा पार्ट इलीगल हो गया स्मगलिंग वाला, ठीक है. एंड प्रोमिसेस टू पे हिम 10,000 रुपये पर मंथ, उसको कहा देख रेख करियो और 10,000 पर मंथ तेरे को दूंगा. टू विच बी एग्री, इसके ऊपर बी एग्री हो जाता है. द एग्रीमेंट इज़ वाइड बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ एज प्रॉमिस एंड बीस कंसिडरेशन आर नॉट टोटली लॉफुल. वो एग्रीमेंट वाइड कहलाए कि प्रॉपर तरीके से लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल है किसी पार्ट पर, ठीक है, क्योंकि एक काम लीगल हो रहा है उसमें और कुछ काम स्मगलिंग का हो रहा है, इलीगल हो रहा है, ठीक है, तो वो वॉइड कहलाएगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट. अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर सुन रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.